एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। ये सामने लिखा है, बाद में तो हमको यही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप मुझसे दो एक्स्ट्रा पॉइंट जान लो। कौन कौन से? तो देखिए, जैसे जिंक, कैडमियम, पारा है। जिंक, कैडमियम, पारा, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं और इसमें क्या होता है, जो डी कक्षक रहता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी तत्व है और जिनके बाह्यतम कोश के डी उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। पहला लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जो ये सिल्वर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। अब जो कॉपर की विशेषता है वही सिल्वर की होगी और वही गोल्ड की होगी। यहाँ पे क्या होता है, जो सिल्वर है, सिल्वर का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d10 5s1। अब इसमें क्या होगा कि जो सिल्वर है, सिल्वर दो अक्षर संख्या दिखाता है, एक +1 और दूसरी क्या, +2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिल्वर है जब +1 दिखाएगा तो यहाँ S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 4d में कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब Ag +2 अक्षर संख्या दिखाएगा तो 4d से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा और कितने वो हो जाएंगे, 4d9। मतलब जो Ag का बाह्यतम कोश है वो अपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा जिंक के केस में नहीं होता। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो सिल्वर है, सिल्वर का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s1 होता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, तथा जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, अतः यह एक संक्रमण तत्व है। देखो, मैंने अभी वही बताया कि यहाँ पे जब उसने +2 ऑक्सीजन संख्या दिखाई तो यहाँ पर 5d से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो 4d में कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम डी को कहेंगे कि डी कैसा कोश हो गया, अपूर्ण कोश हो गया। तो हम इसको एज अ संक्रमण तत्व काउंट कर लेंगे। अब चाहे आपसे कॉपर पूछ ले, चाहे आपसे सिल्वर पूछ ले। पाठ निहित प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, श्रेणी स्कैंडियम से जिंक में जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलोजूल मोल इनवर्स क्यों? तो हम इसका रीजन बताना है। तो मैंने दो आंसर लिखे हैं इसके। जो फर्स्ट आंसर है वो शॉर्ट है, क्योंकि है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन किसी बोर्ड में अगर 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, शॉर्ट आंसर है, स्कैंडियम से जिंक में जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, क्योंकि अब मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि जिंक के 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, मेन रीजन है, जिंक के 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ये मेन रीजन है। इसके बाद लिखा है 3d श्रेणी के अन्य सभी धातुओं के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। मेन रीजन यही है, जो स्कैंडियम से जिंक तक के जो तत्व हैं, 10 तत्व होते हैं, तो जो जिंक है, जिंक में जो 3d कक्षक है या 3d उपकोश है, 3d उपकोश पूर्ण भरा होता है। मतलब जो उनके कक्षक हैं, कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे युग्मित होते हैं, है ना। मेन रीजन ये है। अब देखो, अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं। तो देखिए मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 होता है, तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखो, अब इसी को लिख रहे बड़ा चढ़ा के, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि जिंक का 3D उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हमको भी पता है भाई, देखो 3D उपकोष पूर्ण भरा हुआ है। उपकोष पूर्ण भरे हुए होने के कारण जिंक के 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंधन में भाग नहीं लेते। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वो किससे बंध बनाएंगे? वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं। जो फ्री होगा उसको तो बांधोगे, जो बंधा हुआ है उसको कैसे बांध पाओगे? दूसरा पॉइंट, लेकिन 3D श्रेणी की अन्य सभी धातुओं के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस वजह से श्रेणी में जिंक में धात्विक आबंध बहुत कमजोर होता है और इसकी कर्ण एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। पाठ्यनिहित प्रश्न क्रमांक 3, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? तो देखिए, जो मैंगनीज है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट आंसर बताऊंगा जैसा हर वीडियो में बताता हूं, फिर मैं आपको डिटेल आंसर बताऊंगा, है ना। तो शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे? Mn मतलब मैंगनीज 3D श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो +2 से +7 तक होती है, क्योंकि यह बाह्यतम कोष 4s एवं उपांतिम कोष 3D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके यह अधिकतम +7 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। ये हो गया बिल्कुल शॉर्ट में आंसर 2 नंबर या 3 नंबर के लिए। अब मान के चलो आपको इसी को थोड़ा और डिटेल में लिखना है और आपको समझना है कैसे आया ये आंसर, तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंगनीज है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 और 4s2। जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप लिखना जानते होंगे। ठीक है, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है। अब देखो, अब क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है ना, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में मैंगनीज सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है? मैंगनीज के डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित हैं, जो 3D श्रेणी में सबसे अधिक हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ए है 3d5 है, मैं इसके ऊपर बना दूं, है ना, मैं ऊपर बना देता हूं, 1 मिनट। देखिए, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? देखो 5। तो हम कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते, समझो कि 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता, तो फिर कितने आयुग्मित बचते? 4 बचते। मतलब मैक्सिमम कितने आयुग्मित हो सकते हैं? 5। ठीक है, मैक्सिमम कितने आयुग्मित हो सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मैंगनीज है, मैंगनीज में सबसे ज़्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है इसी में, इसलिए मैंगनीज 3D श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह सबसे ज़्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हुए है, जो +2 से +7 तक हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि यह बाह्यतम कोष 4s एवं उपांतिम कोष 3D में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके यह अधिकतम +7 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। 7 कैसे हो गया? तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से देखें तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अभी यूज क्यों कर लेता है? क्योंकि जो बाह्यतम कोष कौन सा है? 4s। उपांतिम कोष कौन सा है? 3D। इन दोनों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं? बाह्यतम कोष का यूज तो करेंगे और उपांतिम कोष में जो 3D उपकोष है इसका भी यूज कर लेते हैं। ये है डिटेल सॉल्यूशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको ये नोट्स पसंद आए तो आप आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन है, कॉपर के लिए ई का मान धनात्मक 0.34 वोल्ट होता है, इसके संभावित कारण क्या है? संकेत दिया है, आपको किस पे बात करनी है?
आपको बात करनी है डेल ए एच मतलब परमाणविक एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर, और जल योजन ऊर्जा पर। यहाँ पे जो लिखा है डेल एच बाई डी एच माइनस, इसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। तो आपको इन 2 पॉइंट कवर करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है आयनन विभव की, आयनन विभव की जो डेफिनेशन है वो गैसीय परमाणु के लिए है कि जब आप एक विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसे ही हम आयनन विभव बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कॉपर दिया है, कॉपर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड से गैस में बदलेंगे। तो जब हम गैस में बदलेंगे तो उसके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, तो जो एनर्जी यूज होगी उसे हम बोलेंगे डेल ए एच, या हम इसे ई ए भी बोलते हैं। ई ए का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जब हमें कोई चीज़ गैस में मिल गई है, अब गैस में मिल जाने के बाद हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसमें जो आयनन ऊर्जा लगेगी उसे हम बोल देंगे आयनन ऊर्जा फर्स्ट। तो यहाँ से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉपर पे 1 प्लस आ जाएगा। इसके बाद हमें कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो उसमें जो ऊर्जा लगेगी उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा 2। और यहाँ पे कॉपर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस 2 में, और यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब जो कॉपर प्लस 2 है, हम इसको क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ये जो कॉपर प्लस 2 है, जो अभी गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा और किस में बदल जाएगा, एक्वस मीडियम में। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे होगी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, जल योजन ऊर्जा। अब क्या होता है, यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज हुई है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या परमाणविक एंथैल्पी, और यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा यूज हुई है, इसका मान क्या है, धनात्मक है। इन दोनों का मान धनात्मक है, या हम कहें इन दोनों का मान हाई है। और जो यहाँ पे जो जल योजन ऊर्जा यूज हुई है, इसका मान क्या है, कम है, लो है। तो जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब जब इन दो को तुम माइनस करोगे तब भी एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो आपको केवल थ्योरी लिखनी है, हमने तो आपको केवल समझा दिया। तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे पेपर में, आप लिखोगे कॉपर की परमाणविक एंथैल्पी उच्च तथा जल योजन एंथैल्पी कम होती है। देखो मैंने 2 ही पॉइंट कवर किए हैं, क्योंकि उसने बोला है कि आपको 2 पॉइंट कवर करना है, इसलिए ई का मान Cu2 प्लस से Cu का मान धनात्मक होता है, अतः Cu के Cu प्लस 2 में रूपांतरण की उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी द्वारा संतुलित नहीं होती। कहने का मतलब है जो इसमें जलयोजन ऊर्जा लग रही है वो कम लग रही है, मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एक पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका डिटेल वेबसाइट पे सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। तो संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी क्या होती है, प्रथम श्रेणी होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, है ना, जो 10 तत्व हैं उनको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब प्रथम और द्वितीय क्या है, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हम उसे बोलेंगे प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा। जब आप परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हम उसे बोलेंगे द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब सामान्यतः आपने पढ़ा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन यहाँ 3D
के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, ये 4 लाइन का आंसर लिखा हुआ है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर हमने आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन भी लिखा है ताकि आपके कंसेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएं। देखिए, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन विभिन्न 3D विन्यासों के स्थायित्व की क्षमता के कारण हैं। उदाहरण D0, D5, D10 स्थायी विन्यास होते हैं, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई चीज़ अगर स्थायी है, मान के चलो कोई भी चीज़ अगर स्थायी है तो उसकी जो आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, उच्च होती है। स्थायी है उसके लिए आयनन ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। अर्थात अगर कोई चीज़ स्थायी है तो जो आयनन ऊर्जा है, अगर कोई चीज़ स्थायी है तो जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा कैसी होगी, उच्च होगी। हमेशा याद रखना, आयनन ऊर्जा कैसी होगी, उच्च होगी। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ठीक एक ही बात होती है। अब देखिए इसका डिटेल में सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे लिखा है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन होता है क्योंकि आयनन एंथैल्पी में वृद्धि मुख्य रूप से नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बल बढ़ता है। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक के मध्य D0, D5, D10 विन्यास अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। उदाहरण दिया हुआ है। देखिए मान के चलो इनका जो क्रम होना चाहिए था, मान के चलो, है ना, मान के चलो जो स्कैंडियम से जिंक तक आयन विभव क्रम से धीरे 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 बढ़ना था। लेकिन अब क्या आ गया, अब आ गया इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ आ गया, तो देखिए मान के चलो यहाँ पे जो मैंगनीज आपको दिख रहा है, मैंगनीज से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s से निकालेंगे, कम आयनन ऊर्जा लगेगी। हम फिर सेकंड भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सेकंड ऊर्जा भी कम ही लगेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। अब लेकिन हम कॉपर के केस में आते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी तो कम लगेगी, एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। अब लेकिन 4s क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो D में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी क्योंकि D10 है, मतलब उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब अगर उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वो स्थायी है, और जब स्थायी है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका द्वितीय आयनन विभव है वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ऐसे ही क्रोमियम में देख लूँ, पहला हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आसानी से निकल जाएगा, है ना, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएंगे तो ये कोष कैसा हो जाएगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी क्या लग जाएगी, ज़्यादा लग जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया है कि अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरित कोष अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण आयनन विभव उच्च होते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा विन्यास है, D5 है। कौन सा विन्यास है, D5 स्थायी है। ऊपर देखेंगे तो कौन सा विन्यास है, D10 है ना। तो जहाँ D5 है, D10 है या D0 है तो यहाँ पे विन्यास अधिक स्थायी हो जाते हैं, तो जिससे इनकी आयनन ऊर्जा उच्च हो जाती है। तो यह था क्या, कंसेप्ट। 2 नंबर में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं, और आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो ये रहा। वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक और आने वाली वीडियो की लिंक, जाने वाली वीडियो की लिंक, सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नोट्स बाय करना चाहें तो डाउनलोड करें आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, और कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाठ निहित क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। इसके मेन 2 रीजन हैं। 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन तत्व धातु को अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में पहुँचा देते हैं क्योंकि, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। 2 रीजन सुनिए, 2 शब्द के हैं। ऑक्सीजन अथवा
फ्लोरीन का छोटा आकार क्या है? मेन रीजन, जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है उनका आकार छोटा है। ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा रीजन क्या है? इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है। ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन की उच्च जालक ऊर्जा। तीसरा रीजन क्या है? यहाँ पे जो जालक ऊर्जा है वो कैसी है? उच्च है। ये 3 रीजन है। अब देखो, जब छोटा आकार होगा, है ना, और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर कोई तत्व से इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन की देखें तो विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। और आकार कैसा होना चाहिए? छोटा, क्योंकि जब छोटा आकार होगा तो उनमें जो प्रतिकर्षण है, उनमें प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रीजन है। तीसरी क्या है? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा कैसी होती है? उच्च होती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इन नोट्स को डाउनलोड करना तो डाउनलोड करें आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, और वहाँ से आप बेहतरीन नोट्स को पढ़ सकते हैं। पार्ट निहित क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है Cr2+ और Fe2+ में कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें प्रबल अपचायक पूछा गया है। अपचायक क्या होता है? अपचायक वह होते हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खुद रिलीज करें, है ना, और दूसरों का क्या करें? अपचयन करें। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान के चलिए कि एक ए तत्व है और एक एम तत्व है। ये दोनों धातुएं होती हैं, धातुएं अच्छी अपचायक होती हैं, अपन ये मान रहे हैं। अब मान के चलो, अगर ए है जो, वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जो एम वाले भैया हैं, एम वाले भैया थोड़ा सा देरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में। मान के चलो इसको थोड़ी सी एनर्जी दी और यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इसको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ी, तब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिलीज किया। तो हम कहेंगे बताओ इन दोनों में से अच्छा अपचायक कौन है? तो आप कहोगे कि ए वाले भैया ने बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए हम कहेंगे कि ए वाले भैया हैं जो वो अच्छे अपचायक हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कंसेप्ट रहा, इतना समझ में आ गया। Fe+2 की तुलना में Cr2+ एक प्रबल अपचायक है। Cr2 से Cr3 बनने में D4 से D3 परिवर्तन होता है, किंतु Fe+2 से Fe3 में D6 से D5 में परिवर्तन होता है। लेकिन जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी होता है। अब आपको इसमें से केवल 2 ही चीज़ें समझ में नहीं है, ये D6 से D5 क्या है और D4 से D3 क्या है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कहूं, इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं पहले। देखिए, जो Cr2+ है, अगर ये अच्छा अपचायक होगा तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो Cr2+ से क्या बन जाएगा? Cr3+। इसी तरीके से Fe2+ भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई तत्व तभी इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है जब वो पहले से और अधिक स्थायी हो। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल बताया था, आप 50,000 की जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑफर आएगा 80,000 का, तभी आप कन्वर्ट होंगे दूसरी जॉब में। अन्यथा अगर आपसे कोई कहेगा कि भाई हम 30,000 रुपये दे रहे, तो आप नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही इनका है, सब सेम ही होता है। तो Cr2+ Cr3 में कब कन्वर्ट होगा? अगर वो और अधिक स्थायी होगा तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही Fe+2 का है। अब ये दोनों क्या है? अपचायक तो हैं, लेकिन कौन प्रबल अपचायक है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जैसे देखिए, यहाँ Cr2+ का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। अगर हम Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3d5 4s1। अब ये क्या है? Cr2+ है। जब Cr2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
दो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाएगा, एक D से चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4s 0 और 3d 4 आ जाएगा। अब Cr2+ से क्या बन गया, Cr3+, तो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, तो यहाँ पे D में क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम देखें, जो Fe2+ है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस तरीके का रहेगा। आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, तो सीधे S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो जो D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने बचेंगे, D में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे जो D5 है, ये आप जानते हैं कि D में 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अतः D उपकोष क्या है, अर्धपूर्ण है। कोई भी चीज़ अर्धपूर्ण है तो वो स्थायी होती है। और लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ एक कंसेप्ट और बोल रहा है, मैं आपको बताऊं, जैसे मार्क करके बताऊं मैं आपको, जो D है ना, D कक्षक का क्या, D जो D है, अगर आप D को देखेंगे, D को 2 भाग में बांटा गया है। एक है T2G और एक है EG। ठीक है, आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उपसर्जक यौगिक पढ़ेंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा। EG में कितने रहते हैं, 2 कक्षक रहते हैं, और T2G में कितने रहते हैं, 3। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो D है, इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 3, 1 2 3। तो इसमें मैक्सिमम कितने आएंगे, 6, और ऊपर आएंगे 4, मतलब 10 होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 है, तो ये जो है, ये क्या है, अर्धपूर्ण है। T2G कैसा है, अर्धपूर्ण है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, T2G कैसा है, अर्धपूर्ण है। ये अर्धपूर्ण है, तो ये भी क्या है, स्थायी है। अब दोनों अर्धपूर्ण है, ये भी अर्धपूर्ण है, ये भी अर्धपूर्ण है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि जो जल जैसे माध्यम है, जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी होता है। मतलब यहाँ पे जो T32G है, ये अधिक स्थायी होगा। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन की बात करें, तो डिटेल सॉल्यूशन में क्या है, प्रबल अपचायक वह होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। Cr2+ Fe+2 की तुलना में प्रबल अपचायक होता है। जलीय माध्यम में T32G D5 की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये हमने आपको रीजन बता दिया, और यहाँ पे हमने आपको साइन बता दिया है ना। इनके E0 मानों से भी यह स्पष्ट किया जा सकता है। अगर आप सारणी देखेंगे, आपने सारणी पढ़ी होगी, तो सारणी में जो मानक प्रभाव लिखे रहते हैं, उनसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अच्छा अपचायक है। पाठ निहित क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है Am2+ जहाँ Z बराबर 27 के लिए प्राचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ बता दूँ क्वेश्चन में क्या क्या। Z क्या है, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। Z का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। याद रखना, Z बराबर परमाणु क्रमांक। अब कोई तत्व है, क्या है, जिस तत्व का नाम M है। क्या नाम है, M है, और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है। कितना है, 27 है। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। ठीक है, आपने ऐसा भी लिखा होगा, कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, 3p6 के बाद 4s2 3d7। ऐसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे मेंशन है कि जो M है, M पर कितना चार्ज है, 2+ है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई दान करेगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर 3+ चार्ज आ जाएगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर 3- चार्ज आ जाएगा। जैसे मान के चलो सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना आ जाएगा, 1+ आ जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितना बचेगा, 4s 0। अब अगर हम D को देखें, तो D को अगर आप देखेंगे, D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट कीजिए,
कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो काउंट करते हैं अपन, कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3। आयुग्मित का मतलब जहाँ जोड़े ना बने, युग्मित का मतलब जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन। युग्मित कौन कौन है जी, दो जो कक्षक हैं शुरू के वो कैसे हैं, युग्मित हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो यहाँ पे जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे हम दिखाते हैं n से। किससे दिखाते हैं, n बराबर क्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 3 रख दी, फिर 3 धन 2, तो कितना आ जाएगा, ये 3 है और 3 और 2 5, 5 3 15, तो अंडर रूट ऑफ 15 Bm आ जाए। Bm का मतलब है बोहर मैग्नेट, ठीक है। ये म्यू दिखाया है, म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3.87 आ जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। मान के चलो हम मैग्नीज में निकालते हैं। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है, 25 और Mn+2 है। अब देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d और 4s में कितने आ जाएंगे 2 और 3d में कितने आ जाएंगे, 3d में आ जाएंगे 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 25 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो हो गए। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें Mn+2 देखना है। जब हम Mn+2 देखेंगे तो 4s जो बाहरी कोश है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 2। क्यों, क्योंकि Mn पे कितना चार्ज है, +2, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 4s0, क्या आ जाएगा 4s0, ठीक। अब D को लिख लो, ऐसे लिखेंगे हम। इसमें कितने कोश हैं, उपकोश में कितने कक्षक हैं, 5। डी उपकोश में कितने कक्षक, 5, 1 2 3 4 और 5। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है अपन को 5, 1 2 3 4 5। अब हमें कैलकुलेट करना है कितने आयुग्मित हैं। तो n बराबर कितने आयुग्मित हैं, 5, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5। जब n बराबर 5 है तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 Bm। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5, n की वैल्यू कितनी है, 5, n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 धन 2 Bm, तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 2 7, 7 पन्ना 35, अंडर रूट ऑफ 35 Bm, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हालांकि दशमलव में निकालना होता है, अगर रूट में दिया तो ये भी सही है, और अगर दशमलव में दिया तो आप दशमलव में भी निकाल सकते हो। दशमलव कितना आ जाएगा, म्यू बराबर 5.91 Bm, यही क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको 2 सवाल समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 4.9, स्पष्ट कीजिए कि Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों, समझाइए। तो देखिए Cu+ से Cu2+ अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। Cu+2 जल के साथ आंशिक बंध बनाते समय जन योजन ऊर्जा Cu+ की अपेक्षा अधिक मुक्त होती है, जो Cu+2 को स्थायित्व प्रदान करती है। अतः अनेक कॉपर प्लस यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं। देखिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास से ये तीनों चीजें बता दूं। एक कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको दिख रहा है 3d10 4s1। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, थोड़ी सी आयनन ऊर्जा खर्च होगी, तो यहाँ से आस्ते से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ में। फिर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 में। लेकिन
यहाँ पे आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे डी कक्षक डीओपोज पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब लेकिन इसमें एक फैक्टर क्या है कि जो जलयोजन ऊर्जा होती है Cu की, Cu+ की और Cu+2 की, इसमें जलयोजन ऊर्जा Cu+2 की ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मुक्त होती है। ठीक है, जब ये जल के साथ बंध बनाता है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे मान के चलो, जब ऊर्जा मुक्त होगी मतलब इसके पास ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अरे जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो है जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा होती है, अर्थात जब यह जल के साथ आंशिक बंध बनाएगा तो इसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलेगी। अब बहुत मात्रा में निकलेगी तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऊर्जा कम होगी तो हमने आपको यहाँ पे एक प्यारा सा नोट लिखा है, अगर ऊर्जा कम होगी तो कम क्रियाशील होगा, और कम क्रियाशील होगा तो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो मैं इसका मेन रीजन है कि इसकी जो जलयोजन ऊर्जा है Cu+ की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण इसको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रीजन था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, लैंथेनाइड आंकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आंकुचन अधिक होता है, क्यों? तो देखिए कैसा लिखेंगे आप लिखेंगे लैंथेनाइड आंकुचन की तुलना में एक तत्व से, बिल्कुल क्वेश्चन उतारना है, दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आंकुचन अधिक होता है क्योंकि। अब जो हम लिख रहे हैं क्योंकि के बाद ये रीजन है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन दिया है, एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल भरे होते हैं जबकि लैंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल भरे होते हैं। देखो ये बेसिक सी लाइन है, आप जानते हैं एक्टिनाइड को 5f श्रेणी के तत्व बोलते हैं और लैंथेनाइड को 4f श्रेणी के तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 5f ऑर्बिटल का 4f ऑर्बिटल की तुलना में कमजोर परिरक्षण प्रभाव होता है। परीक्षण प्रभाव, इसे शील्डिंग प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, तो परीक्षण प्रभाव क्या होता है, अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा, अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण घटेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार एक्टिनाइड में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी परमाणु आवेश लैंथेनाइड की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए एक्टिनाइड में आकार संकुचन लैंथेनाइड की तुलना में ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि जो एक्टिनाइड में है, एक्टिनाइड में परीक्षण प्रभाव कम है, परीक्षण प्रभाव कम होने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण ज़्यादा है। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा तो परमाणु का आकार घटेगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पाठनिहित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड करें आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।